हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी भैया? क्या है हाल चाल? बताइए, जीवन में क्या चल रहा है? ठंडी के अलावा पढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही है भाई साहब? भाई चद्दर बिस्तर जो है ना भाई, थोड़ा सा हटाओ, हल्का फुल्का पढ़ाई पे भी ध्यान लगाओ, समझे? देखो भाई, जैसे लिबास तो पहने, ठंडा का मौसम चल ही रहा है। हम लोग क्या बोलते हैं अक्सर कि ठंडी आ गई है यार, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। और यही मौसम जब गर्मी में आती है तो यही बात दोहराते हैं कि सर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, हम लोगों को पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी। यार कब पढ़ोगे? ठंडी में ठंडी, गर्मी में गर्मी, कभी तो करना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी जो करने वाले होते हैं, जिनकी चाहत होती है पढ़ने की, वो भाई पढ़ते हैं। पढ़ने की क्या चाहत, जो भी काम करने की चाहत होती है वो अपना शिद्दत से करते हैं, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे कोई भी बात हो, वो हमेशा अपने काम में लगे रहते हैं। अपने मौसम के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं, कुछ जुगाड़ करते हैं, उसके हिसाब से अपना ठंडी में पहन के, गर्मी में हल्का हो के, जो भी तरीका है उस हिसाब से अपना काम करते हैं। तो भाई जैसे पीछे स्क्रीन पे देख रहा होगा भाई, आज हम इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड का सैंपल पेपर जो है क्लास 8 का, वो डिस्कस करेंगे, है ना। और उसमें भी क्या क्या सेक्शन पूछा जाता है, किस तरीका से, जिसके पिछले वाले क्लास में किए थे उसी तरीका से क्लास 8 के लिए भी हम करने वाले हैं। क्या सिलेबस होती है, ओलंपियाड का एग्जाम देने से क्या फायदे होते हैं। अगर आप क्लास 7th में हो, क्लास 8th में हो, तो भाई लग जाओ, तैयारी करो ओलंपियाड का, क्योंकि जो इसका क्वेश्चन का लेवल भी होता है ना, अच्छा होता है। और आपका प्रिपरेशन जब इस लेवल पे करोगे ना, तो कोई भी आगे चल के अगर आपका सपना है कोई जॉब, ड्रीम जॉब लेने का, तो आप पूरा कर सकोगे, क्योंकि ये आपको इतना बढ़िया से प्रिपेयर्ड करवा देगा ना उस लेवल का, कि आपका आगे आने वाला जो भी किसी भी जॉब की तैयारी करोगे उसमें बड़ा ही राहत मिलेगा, आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा। फिर आप फ्रस्ट्रेट और टेंशन नहीं लोगे, आप पढ़ाई को एंजॉय करने लगोगे। ठीक है, तो चलिए ना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड क्लास 8 सैंपल पेपर को। क्या आप रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे सर टोटल क्वेश्चन कितना होता है। इससे पहले देख लो कि साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन के द्वारा ये एग्जाम, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, हर साल करवाई जाती है। इसको देने से ये फायदा होगा कि एक कि तुमको सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरा स्कॉलरशिप भी मिलती है, और आपका टैलेंट बढ़ेगा, क्योंकि मैथ के प्रति झुकाव को कितना है किस स्टूडेंट में दम, उसको देखने के लिए ही ये एग्जाम करवाई जाती है। ठीक है, और इससे आपके मैथमेटिकल स्किल्स भी बढ़ती है। बात समझ में आई? तो देखो भाई, मैथ तो हर मतलब कि यूनिवर्सल लैंग्वेज है, वो हर जगह कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। तुम इससे चाहोगे कि पीठ छुड़ा ले, पीछा छुड़ा ले, तो नहीं छोड़ने वाला है ना। रीजन है, अब ये एक आता है क्या भाई, ये बहुत अच्छा मतलब कि ये करता है, गोल्डन रेशियो होता है। और तुम सुपर 30 भी देखो होगे, उसमें बोलता है गोल्डन रेशियो, नेचर जो होता है, नेचर में कितना कोई चीज़ सुंदर है उसके रेशियो को भी बताता है। इनवर्स किस तरीके से स्पाइरल है, तुम देख सकते हो सूरजमुखी का जो बीज होता है ना, वो कितना बढ़िया से अरेंज रहता है, वो नेचुरल ब्यूटी है, उसको डिफाइन करता है गोल्डन रेशियो। और बहुत सारे चीज़ है ना, फेस का भी, कि किसी इंसान का फेस कितना सुंदर है उस गोल्डन रेशियो के द्वारा निर्धारित किया जाता है। और ये इसको 5 से डिनोट करते हैं, और इसका परफेक्ट मतलब ये, क्योंकि ये तो गोल्डन रेशियो जो होता है ना, वो 5 = 1.618 डॉट 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 करके होता है, ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो आ जाओ भाई, तो हम देख लेते हैं क्या, इसकी तैयारी जरूर करो भाई। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन, साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन के द्वारा करवाई जाती है हर साल। ओके, अब हम देख रहे हैं अगर क्लास 8 का मैथ का हम लोग देख रहे हैं कि मैथ का सिलेबस इसमें पूछा जाता है, और खास करके रीजनिंग का भी, तो हम बता दे रहे हैं। टोटल क्वेश्चन 50 पूछे जाते हैं। टोटल क्वेश्चन कितने? 50। सेक्शन 1 होता है, सेक्शन 1 में आपको पूछा जाएगा लॉजिकल रीजनिंग, सेक्शन 2 में आपको पूछा जाएगा मैथमेटिकल रीजनिंग, सेक्शन 3 में एवरीडे मैथमेटिक्स, और सेक्शन 4 में अचीवर सेक्शंस होता है। ठीक है, और जो आप 8th क्लास में पढ़ रहे हो ना, उसी के एनसीईआरटी के जो चैप्टर होते हैं ना, एनसीईआरटी के चैप्टर होता है यार, एनसीईआरटी के चैप्टर के बेसिस पे ही पूछा जाता है। ठीक है, उसी के बेसिस पे पूछा जाता है, ये नहीं कि तुमको कोई इधर उधर। लेकिन हाँ,
उसके मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाने का, ट्विस्ट करने का तरीका अलग होता है। इसमें तो मतलब रीजनिंग का क्वेश्चन है ना, जो कि ऑलरेडी उड़ीसा के सब इंस्पेक्टर में पूछा गया 2022 के शिफ्ट 1 में, ऐसा भी क्वेश्चन है। तो मतलब अगर अभी से तैयारी करते हो तो बढ़िया बेनिफिट मिलेगा, फ्रूटफुल मिलेगा, आगे चलकर और मतलब बेसिक मजबूत हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं बाबू? तो एक्चुअल क्वेश्चन आते हैं 15 ठो। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग से। और देखो यहाँ पे मैथमेटिकल रीजनिंग से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो मैथमेटिकल रीजनिंग, चूंकि मैथ भी एक रीजनिंग ही है, तो मैथमेटिकल रीजनिंग से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है एक्चुअल पेपर में। ठीक है, एवरीडे मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अचीवर सेक्शन से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मार्क्स भी यहाँ निर्धारित किया है कि जो ये 15 क्वेश्चन होंगे ना, एक मार्क्स के होंगे, और ये 20 क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग के होंगे ना बाबू, ये एक मार्क्स के होंगे। ठीक है, और एवरीडे मैथमेटिक्स का भी क्वेश्चन जो होगा 10 होगा और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। फिर यहाँ अचीवर सेक्शन का 5 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे, 15। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे कि सेक्शन 1 जो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग होता है, तुम कभी नवोदय का तैयारी तो पक्का किया होगा। एक तो नवोदय 6 क्लास के में एडमिशन लेने के लिए भी होता है, उसके अलावा क्या होता है हमारा 9th के बेसिस पे भी होता है। ठीक है, तो उसमें भी रीजनिंग पूछी जाती है। सेक्शन 2 में देख लो बाबू, जितना भी तुम्हारे क्लास 8th का सिलेबस है ना, रेशनल नंबर से लेके लास्ट में सिमेट्री के चैप्टर तक, वो सब के सब चैप्टर से क्वेश्चन इसमें आ सकता है, आता है। तो क्लास 8 का सिलेबस होता है और कुछ नहीं होता है। और यहाँ पे ओलंपियाड से लेके जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, आरके मिशन, सिमुतला आवासीय विद्यालय, सबकी तरह तैयारी यहाँ पे करवाई जाती है। और स्पेशली जो 6 से लेकर 10 तक पढ़ना चाहते हैं उसके लिए भी है, 11-12 के लिए, जेई नीट के लिए भी है। सब सेक्शन अलग अलग है और एकदम बारीकी से बच्चों पे फोकस की जाती है। तो बाबू चलो हम लोग तीसरे सेक्शन पे देखते हैं, सिलेबस एज पर सेक्शन 2। मतलब सेक्शन 3 जो है ना, एवरीडे मैथमेटिक्स, इसमें भी क्या होता है ना, एवरीडे मैथमेटिक्स भी, ये एवरीडे मैथमेटिक्स कहीं और से नहीं आता है, क्लास 8 के सिलेबस से आता है। और सेक्शन नंबर 4 भी जो होता है ना, क्लास 8 के यही एनसीईआरटी के सिलेबस से ही आएगा, एनसीईआरटी के ही सिलेबस से ही आएगा। मतलब हम ये डिस्कस कर रहे हैं क्लास 8 के आईएमओ का सैंपल पेपर। सैंपल पेपर में क्या होगा कि हम क्वेश्चन दिखाएंगे, आपको कुछ क्वेश्चन दिखाएंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे कि आपके दिमाग की भ्रांतियां जो हो, मन में जो भटकाव है वो हट सके और देख पाओ कि ये हम कर सकते हैं कि नहीं। और एवरी कैन डू इट यार, सब कोई कर सकता है अगर दिल से चाहे तो, और दिल से ही तो कोई नहीं जल्दी चाहता है। ठीक है, तो आओ बढ़ते हैं। और यहां पे देखो बाबू, लॉजिकल रीजनिंग का पहला सवाल चलते हैं हमारा सेक्शन ए में। पहला क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का, वो भी ब्लड एंड रिलेशन का ही क्वेश्चन है। देखो, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, ए वोमेन सेज, एक फोटोग्राफ है बाबू, एक फोटो है। अरे हम लोग के घरों में अक्सर फोटो टंगा रहता है। तो एक दीदी बोल रही है, माता जी बोल रही है क्या कि देखो ना भाई, पॉइंट कर रही है, उंगली कर रही है कि ये जो तस्वीर में, थोड़ा फोटो अजीब है, ठीक है, तस्वीर में जो बच्चा है देखिए क्या है, तो बोल रही है कि ही इज द ओनली सन of the only daughter in law of my only son's father। अब यहीं से डिकोड करना है हमें। बोल रहा है लास्ट से, देखो, only my only son's father। तो ये कोई है दीदी, अब दीदी को हम माइनस से दिखा रहे हैं, और इनका एक लड़का है, इनका एक क्या है, लड़का है। ठीक है, इनका ये एक लड़का है, ये क्या कर रहा है, इनके इकलौता बच्चा, इकलौता बेटा का पिताजी। अब इकलौता बच्चा का पिताजी क्या कहलाएंगे, अरे दोनों ये पति पत्नी हो गए, ये पत्नी हो गई, ये पति हो गए। अब बोल रहे हैं क्या कि ओनली फादर के इकलौते बेटा, मेरे माई ओनली सन्स, मेरे इकलौता बेटा के पिताजी का बहू।
तो बहु, इनके बहु मतलब इन दोनों का बहु हो गए, ये दोनों सास ससुर हो गए, मतलब ये बहु हो गई। इन बहु के इकलौता बहु है, इकलौता बहु के इकलौता लड़का है, इकलौता बहु का ये इकलौता लड़का है ना, ये बोला जा रहा है। ये बोल रहे हैं कि ये जो फोटो में लगा हुआ है ना तस्वीर, ये मेरे इकलौता बेटा के पिताजी के इकलौता बहू के बेटा है। अरे नाती है, नाती, नाती जानते हो, ग्रैंडसन है ये, ठीक है। तो सीधे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ग्रैंडसन है ये। आई होप कि समझ में आ गई होगी आपको ये बातें, ठीक है। ये ब्लड रिलेशन है नॉर्मली। अब ये बोल रही है कि भाई ये मेरे इकलौता बेटा के पिताजी, मतलब हम दोनों हो गए पति पत्नी, और ये हमारा बेटा हो गया। इस बेटा के जो हमारे यहाँ पे इकलौती, इनका इकलौती बहू है, इनके इकलौते बहू की इकलौती लड़की है, लड़का है, ये इकलौता लड़का है। तो बहू का लड़का क्या होगा, इनका नाती पुत्र होगा। तो बोले हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वोमेन। अरे जा, ये तो हम गड़बड़ कर दिए भैया। देखो ये दीदी जो है, ये माता जी है, इनसे कैसे रिलेटेड है। मैन और वोमेन जो है ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये मैन, ये से बोला हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वोमेन, पॉइंटिंग टू अ मैन। तो ये मैन कैसे, ये जो मैन है इससे रिलेटेड है, तो क्या होगा, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वोमेन ना। बिल्कुल सही है, सही है, सही है। ये आदमी जो है ना, ये वोमेन से रिलेटेड है, तो ये दादी हो जाएंगी, और ये क्या हो जाएगा, ये नाती हो जाएगा। ये रिलेशन है, ठीक है, ग्रैंडसन का रिलेशन है इस औरत से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। और फिर देखो, ये देखो क्यू एंड डाइस से क्वेश्चन पूछा है, क्यू एंड डाइस से लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्यू एंड डाइस से कैसे इसको निकालेंगे, 3 डिफरेंट पोजीशन ऑफ डाइस आर गिवन बिलो। अब ये 3 ठो पोजीशन है, 3 ठो पोजीशन दिया है डाइस का, और हमें क्या बताना है, विच नंबर इज ऑन द फेस अपोजिट टू 1, 1 के उल्टा में कौन होगा। लूडो छक्का खेलते हैं ना हम लोग, करके गोटी खेले। अब हम ऊपर अगर मान लो 2 आया तो नीचे क्या आया होगा, ऊपर मान लो 5 आया होगा तो नीचे क्या आया होगा। मतलब कोई भी नंबर है उसके अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा, कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। देखो इसमें बाबू क्या करना होता है ना, कि पहले इन दोनों को देखो, दोनों के देखो, दोनों में सिर्फ एक कॉमन नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है, 2 नहीं दिखाई दे रहा है, 6 नहीं दिखाई दे रहा, 3, हाँ सर 3 दिखाई दे रहा है। दोनों में एक ही कॉमन दिखाई दे रहा है। दोनों में कॉमन नंबर हमारा होना चाहिए क्या, एक ही होना चाहिए, एक मात्र होना चाहिए, एक ठो। कई होना चाहिए, एक ठो। और ये कॉमन नंबर क्या है, कॉमन नंबर है यहाँ पे 3। इसमें दोनों में देखो, यहाँ 3 भी है, यहाँ 1 भी है ना। सिर्फ एक ठो कॉमन होगा उसी को लेंगे, 2 ठो कॉमन होगा उस दोनों डाइस को नहीं लेंगे, इस एक ठो कॉमन वाले डाइस को पकड़ लेंगे, ठीक है। ये दोनों कॉमन है, ओके, हमने पकड़ लिया, ओके। अब दोनों को कॉमन है तो हम पहले 3 और 3 दोनों का लिख देंगे, 3 और 3 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, 3 को पकड़ेंगे और एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्या है, नहीं घड़ी के दिशा में चलेंगे, क्लॉकवाइज घुमा देंगे। क्या चल देंगे, क्लॉकवाइज घुमा देंगे, क्लॉकवाइज। यहां से भी 3 को पकड़ेंगे और क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो हम 3 से पकड़े तो 3 2 6 ऐसे लिखेंगे, 3 2 6। यहां से लिखेंगे 3 1 5, 3 1 5 हमने लिख दिया, ठीक है। अब तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पे सवाल पूछा है कि 1 के अपोजिट में कौन सा फेस आएगा, 1 के अपोजिट वाले फेस पे कौन सा नंबर होगा। तो 1 के अपोजिट वाले फेस पे 2 नंबर होगा। आसान है, बिल्कुल आसान है। हमारी ऑप्शन नंबर बी बंबई जम गई, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर बी हमने बना दिया इस सवाल को। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 देखो क्या है। क्वेश्चन 3 नंबर को देखिए यहाँ पे, the digits of each of the following 5 numbers are written in reverse order। 5 तो कोई नंबर दिया गया है, ठीक है। the digits of each of the following 5 numbers are written in the reverse order and 5 new numbers are obtained। थोड़ा सबर, थोड़ा सबर, थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी ओडिशा के एसआई का एग्जाम होता है ना, उसमें ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। सोच लो,
कहाँ कहाँ का क्वेश्चन, मतलब कि जनरल कंपटीशन जो होता है ना उसमें जो रीजनिंग पूछता है, रीजनिंग तो भाई यूपीएससी तक में भी पूछता है, ठीक है। तो अगर बच्चा हो, अभी कच्चा हो यार, तो अभी अगर पढ़ते जाओगे ना तो आगे बड़ा काम आएगा, क्योंकि हम लोग बचपन में एबीसीडी सीखते हैं ना और उसका यूज करते हैं तो धड़ाधड़ यूज करते हैं, लेकिन अगर शुरू में जो बच्चा सीख रहा है उससे बोलोगे कि धड़ाधड़ यूज करो, वो कभी नहीं करेगा, जल्दी करेगा ही नहीं, ठीक है। अब क्या करना होगा, तो जिनकी हाथ बन जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है, शुरुआत में जो मेहनत कर लेते हैं, बाद में उनका दिमाग बड़ा तेजी से करता है काम, फाई फाई काम करता है एकदम, है ना। देखेंगे और वो समझेंगे और फटाक से आंसर देंगे उस तरीके से। इसलिए शुरू से अभी से अभ्यास करते जाओगे तो बहुत काम आने वाला है, ठीक है। अब देखो, तो रिटेन इन द रिवर्स ऑर्डर and 5 new numbers are obtained. The digit of each of the following 5 numbers are written in reverse order and 5 new numbers are obtained. तो सबसे पहले ये नंबर क्या दिया है, यहाँ पे लैंग्वेज बड़ा टेढ़ा है, ऐसा लग रहा है जैसे रिवर्स ऑर्डर में यही डिजिट दे दिया है, नहीं। यहाँ पे सवाल को देखो, फॉलोइंग 5 नंबर, निम्नलिखित, निम्न, नीचे जो लिखा हुआ ये नंबर है ये दिया हुआ है, इसका हमें क्या लेना है, रिवर्स ऑर्डर में लेना है। तो पहले देखो ना बाबू, 513 726 492 865 149, ठीक है। अब हम इसको रिवर्स करेंगे, क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 315, ध्यान से देखना, 627 294 568 941। हमने ये नंबर देख लिया और इस नंबर का हमने रिवर्स ऑर्डर में डिजिट का रिवर्स करके हमने लिख दिया, ठीक है। ओके, फिर से एक बार देख लेते हैं। द डिजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग 5 नंबर्स आर रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर एंड 5 न्यू नंबर्स आर ऑब्टेन्ड। बोल कह रहा है कि जो नीचे दिया गया नंबर है उसके डिजिट को हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं, तो ये हमारा नंबर आ गया। सवाल बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड डिजिट ऑफ द सेकेंड हाईएस्ट न्यू नंबर। न्यू नंबर जो बन के आया ना बाबू ये वाला, इसका सेकेंड हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा, तो देखो सबसे बड़ा क्या होगा 941, इसके बाद कौन सा बड़ा होगा 627, छोड़ दो 568 इसके बाद हो जाएगा, फिर इसके बाद हो जाएगा 315 हो गया, फिर 294 हो गया, लेकिन हमें चाहिए सेकेंड, ये वाला चाहिए सेकेंड। अब बोल रहा है कि सेकेंड हाईएस्ट नंबर मेरा आ गया 627, इसका देखो थर्ड डिजिट क्या होगा, पहला डिजिट, ये दूसरा डिजिट मेरा हो गया और ये तीसरा डिजिट, तीसरा डिजिट मेरा आंसर होगा 7। सी चेन्नई सुपर किंग्स हमारा करेक्ट आंसर होगा, सी ये 7 आंसर होगा, ठीक है। आई होप आप इस सवाल को समझ गए होंगे भाई, आई होप, बिल्कुल, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब आ गई हमारे पास क्या, तो देखो बाबू इस तरीके का रीजनिंग का सवाल पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चल रहे हैं मैथमेटिकल रीजनिंग के सेक्शन में। मैथमेटिकल रीजनिंग के सेक्शन में किस तरीके का सवाल पूछा जाता है, तो पहला सवाल आपके डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है, आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए, आप मेरे से फास्ट कीजिए, ठीक है। चलिए आइए, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज गिवन बाई, कोई रेक्टेंगल है, चलो भाई बना दो रेक्टेंगल, कितने है, चलो बना दिया हमने। एवरीबॉडी नो कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो हमें कहने की आवश्यकता नहीं है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, बच्चा बच्चा जानता है भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, चलो भैया बोल दो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है ना भाई, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ठीक है। ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, और ये दिया हुआ है, कितना दिया है भैया 6x² y प्लस 4y² x एंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। अरे भाई साहब चौड़ाई भी दे दिया है, मतलब b बराबर कितना दिया है 2xy, चौड़ाई दे दिया है, और यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, b दे दिया है हमारा कितना 2xy। पूछ रहा है भाई पेरीमीटर निकालो ना रेक्टेंगल का, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल के पेरीमीटर को निकालना है, तो बाबू पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, बोलो तो सोना, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। चलो सर लेंथ इंटू ब्रेथ में ब्रेथ तो दिया है, लेंथ ही नहीं पता है, तो क्या लेंथ हम लोग निकाल ले क्या, बिल्कुल निकालना पड़ेगा बाबू, बिल्कुल निकालना पड़ेगा। चलो तो निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ से हम b जब यहाँ पे दिया है तो हम l इंटू बी के जगह क्या लिख दें 2xy लिख देते हैं, और ये इधर क्या हो जाएगा 2xy कॉमन ले लो, इधर
2xy कॉमन ले लेते हैं। देखो 2xy जब हम कॉमन लेंगे यहाँ 3x बच जाएगा, 2xy जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ 2y बच जाएगा और यहाँ हमारा कैंसिल हो जाएगा क्या 2xy से 2xy और हमारे पास आ गया क्या तो 3x प्लस 2y। लेंथ का वैल्यू कितना आ गया, लेंथ का वैल्यू कितना आ गया भाई 3x प्लस 2y सीधे रखेंगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ कितना है 3x प्लस 2y, ब्रेथ कितना है 2xy। अब गुना कर देने की बात है, 3 दूना 6 6x 2 टू जा 4y प्लस 2 टू जा 4xy। अब देखो तो ये पेरीमीटर हमारा आ गया और ये कहाँ छुपा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए 6x प्लस 4y ना 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 ना, ऑप्शन नंबर बी 3x प्लस ना 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 ये भी नहीं होगा, सी 8x 6y ना भैया ना, ऑप्शन नंबर डी 6x 4y 4xy यस, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली हमारा करेक्ट आंसर होगा। कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे और तेजी से बनेगा, मोर प्रैक्टिस मोर हाथ खुलेंगे, मोर हाथ खुलेंगे दिमाग फास्ट फास्ट चलेंगे, प्रैक्टिस करोगे दिमाग तेजी से चलेगा, दिमाग तेजी से चलेगा फटाफट करेंगे और जल्दी बनाएंगे, ठीक है। तो आ जाओ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो तो थोड़ा पढ़ो तो, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन ऐसे ही आता है। बोल रहा है इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट, आप ही का क्लास है, आपके क्लास में 100 विद्यार्थी हैं, उनमें से 30% ऑफ द स्टूडेंट ऑफर्ड इंग्लिश, 30% विद्यार्थी जो है ना इंग्लिश को ऑप्टेन करते हैं और 20% जो विद्यार्थी है वो हिंदी को पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। इफ अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, एक विद्यार्थी को हम रैंडमली पकड़ के ऐसे सिलेक्ट करें, कहीं से सिलेक्ट करें, ठीक है। तो बोल क्या रहा है यहाँ पे, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज ऑफर्ड इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ने वाले की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, अंग्रेजी पढ़ने वाले की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ये हमारे डाटा हैंडलिंग का सवाल है। डाटा हैंडलिंग है ना 8वां में, 8th क्लास में डाटा हैंडलिंग, उसी का सवाल है। आ जाओ देखो बाबू, हमारे पास टोटल यहाँ पे सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, कोई भी घटना होती है, कुछ भी होता है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो सबसे पहले भाई हम इतना ही जानते हैं, हमारा फेवरेबल नंबर या फेवरेबल आउटकम हम लोग बोलते हैं, है ना, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम ये होता है। अब एक काम करो, बोल रहा है किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए इसको, तो अंग्रेजी की। बाबू अंग्रेजी 100 विद्यार्थी है और 30% विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ता है, तो 30% मतलब समझ रहे हो 100 में 30 और 100 विद्यार्थी है, मतलब 100 में 30 विद्यार्थी जो है ना अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं और टोटल विद्यार्थियों की संख्या हमारा 100 है। कैंसिल करोगे 3/10, हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, फिर से दिल्ली आ गई, है ना, दिल्ली। वाह भाई, दिल वालों के शहर दिल्ली में आपका स्वागत है। D इज इक्वल टू 3/10, ठीक है, ये हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। इतना जो विद्यार्थी हैं वो क्या करना चाहते हैं, अंग्रेजी को ऑप्ट करना चाहते हैं। चलिए अपने गाड़ी को हम लोग आगे बढ़ाएं और अगले पायदान पे चल पाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ प्रिंट हुआ है, इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। प्रभु जी आप लोग आइए और ध्यान दीजिए, 3 टू द पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 81 है और 81 टू द पावर x माइनस वाई बराबर, ए भाई काहे गड़बड़ करते हो जी, है ना। यहाँ 38 नहीं है, यहाँ क्या है 36 है। थोड़ा सा सब्र करो, है ना, थोड़ा सा कुछ तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, लोचा है, हम देख लेते हैं क्या है ना। कहीं ना कहीं चीज़ें हल्का फुल्का हो जाती है, ह्यूमन एरर, ठीक है, ये हो जाती है, देख लेते हैं हम। कहाँ छुपे हो निकलो बाहर, हम ढूंढे तुमको मिल नहीं, ओ, ओ,
3 टू द पावर 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे 38 नहीं 3 टू द पावर 8 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास सवाल दिया गया है, बोल रहा है कि आप x और y का वैल्यू निकालिए। देखिए तो ये क्वेश्चन दिया था तो ये थोड़ा गड़बड़ दे दिया था, यहाँ पे हम 3 टू द पावर x प्लस y लिख देते हैं और यहाँ 80 ये गड़बड़ हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 3 टू द पावर 8 है। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने लिख दिया है सही सही। x और y का वैल्यू निकालना है। आइए एक्सपोनेंट तो थोड़ा बहुत जानते ही होंगे, एक्सपोनेंट हाँ एंड इट्स लॉ उसके बारे में आप पढ़े ही होंगे। तो आप बताइए क्या कि ये आप जानते हैं a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n कब ऐसा होता है, कब ऐसा होता है? इफ एंड ओनली इफ m बराबर n हो और a मेरा कांस्टेंट होना चाहिए। a मेरा क्या होना चाहिए भैया? कांस्टेंट। बेस है, इसको बेस बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। बेस मेरा कांस्टेंट होगा तब ये पावर जो होगा बराबर होना चाहिए, तब ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और चलिए देखते हैं क्या। आइए यहाँ पे 3 टू द पावर x प्लस वाई बराबर क्या 81 को हम अगर फैक्टराइज करें तो 3 टू द पावर 4 लिख सकते हैं? जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। सर बेस हमारा कांस्टेंट है, पावर क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो पहला हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये फर्स्ट हमारा इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात कि 81 को आप लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4 और ये पावर है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 टू द पावर 8। घबराना नहीं है भाई, हमने क्या किया 3 टू द पावर 4 81 को तोड़ा है और ऐसे तोड़ते हैं, इसको तोड़ेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, ओके। सो डोंट वरी, यहाँ बेस क्या हो गया? बेस हमारा इक्वल हो गया तो पावर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। 8 और 4 से यहाँ 8 को काटेंगे तो हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। ये दूसरा इक्वेशन, ओके। अब आपको अगर निकालना है, पहला और दूसरा इक्वेशन दिया गया है, अगर आप चाहते हैं इसको सॉल्व करना, एक बात और कर लो बाबू कि इसको x को यहीं पे रहने दो, y को राइट साइड में लेके आ जाओ, 4 माइनस वाई हो जाएगा। x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई और x के जगह पे 4 माइनस वाई ले जाके रख दो यहाँ पे, ठीक है। x के जगह पे क्या रखोगे? तो 4 माइनस वाई और यहाँ ऑलरेडी है माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब देखो 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। बस अब ये तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल हो गया, फटाफट कर लेते हैं हम लोग। y इज इक्वल टू यहाँ पे 2 आने वाला है कि 1 आने वाला है? बोलो भाई 1 आएगा। सर कैसे? ये 2 है, ये 2 है, कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। y का वैल्यू हमारे पास निकल के आ चुका है। अब ये y बराबर 1 यहाँ पे ले जाकर पुट कर दो। कहाँ पे? इस y बराबर 1 को इसमें ले जाकर पुट कर दो, x निकल के आ जाएगा। वाह सर वाह, सुपर। 4 माइनस वाई के जगह हम रखेंगे 1, x इज इक्वल टू मेरा आ गया 3। अब फाइनली हमारे पास आंसर आ चुका है, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1। कौन सा आंसर होगा बोलो? x इज इक्वल टू पूछा है x एंड y रेस्पेक्टिवली, तो पहले x का वैल्यू 3, इसके बाद y का वैल्यू 1। हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, है ना। कोई कोई बच्चा अनुमान भी लगा सकता है ऑप्शन से ही सीधे कि सर ऐसा करते हैं ना, x का वैल्यू 3 रख के चेक करते हैं, y का वैल्यू 1, 3 प्लस 1 4 तो हो गया सर। इसमें भी देखते हैं कि वेरीफाई हो पा रहा है कि नहीं, इसमें भी चेक करते हैं। तो x का वैल्यू हमने 3 रखा और y का वैल्यू 1 रखा, 3 में से 1 गया 2, बिल्कुल ये तो वेरीफाई हो गया। तो ऑप्शन से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं और ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। और इस तरीके से तेजी से सॉल्व करके समय भी बचा सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चा जो होता है वो ट्रेडिशनली ही चल देता है। खैर कोई बात नहीं, हम यहाँ दोनों चीजें सिखाएंगे, जब जैसा तब तैसा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, देख लिया ना यहाँ पे कि किस तरीके का एवरीडे मैथमेटिक्स मैथमेटिकल रीजनिंग का सवाल आता है। ये मैथमेटिकल रीजनिंग का सवाल कुछ इस टाइप का था। क्योंकि ये सैंपल पेपर है, बार बार हम याद दिला दे रहे हैं आपको कि ये सैंपल पेपर है, तो इसी तरीके का होगा सवाल आपके एक्चुअल पेपर में भी। हम एक्चुअल पेपर भी करवाएंगे, पहले सारे क्लास 10th तक के सारे क्लास क्या हम सैंपल पेपर करवा देते हैं, जिससे कि बच्चा वाकिफ हो जाए कि आखिर क्वेश्चन कैसा आता है। और इसमें हम जो बोल रहे हैं ना कि क्वेश्चन लगेगा बच्चों बाप रे बड़ी हार्ड पूछता है, हार्ड वार्ड नहीं है भाई। हार्ड वार्ड देख के डरोगे फिर लड़ोगे क्या, सीखोगे क्या?
है ना, हार्ड वर्ड कुछ नहीं है। ऐसे सोचो कि अगर ये थोड़ा अच्छा सवाल पूछ रहा है, थोड़ा हट के सवाल पूछ रहा है ना, बोर्ड लेवल से थोड़ा हट के सवाल अगर पूछ रहा है तो हमें सीखने का मौका मिल रहा है। हम अभी से एक वेल प्रिपेयर्ड अवस्था में जा रहे हैं और ये अवस्था हमारे लिए क्या काम करने वाली है कि आगे के एग्जाम में हमारे बेसिक को, हमारे फाउंडेशन को मजबूत कर देगा। और जब बेसिक और फाउंडेशन को जब बाबू मजबूत कर देगा ना, तो फिर कभी अगले क्लास में 11th 12th में जेई में नीट में हबड़ाओगे नहीं, टेंशन नहीं रहेगी, है ना। या और भी कोई किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहोगे, उसमें आप तुमको टेंशन नहीं होगा, डर नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन अभी भी तुम ढील दोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, लूज करोगे, है ना, तो फिर तकलीफ तो आएगी भाई। सिंपल सी बात है, जिस पेड़ की जड़ें मजबूत होती है ना, तूफान चाहे कितना भी मजबूत होना उखड़ नहीं पाता है। कभी देखा है बरगद के पेड़ को, देखा है उसकी जड़ें, देखते हो ना कितना मजबूत होता है। जड़ को मजबूत बनाओ, मतलब हमारा फाउंडेशन ही डिसाइड करेगा कि बिल्डिंग कितने ऊंचे तक बना सकते हैं। जिसकी फाउंडेशन मजबूत, उस पर चाहे बिल्डिंग जितना बना लो सब बन जाता है, ठीक है। तो चलो आओ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम अपने एवरीडे मैथमेटिक्स के सवाल को, कि हमारे आए दिन मैथ्स से रिलेटेड जो हमारे डेली लाइफ पे बेसिस जो मैथ्स के सवाल होते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं क्लास 8th के लेवल पे। आओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, संकेत अर्न्स ट्वाइस as much in the month of March as in each of the other month of the year। सीधे डिकोड कर रहे हैं। मार्च के महीना में संकेत बाकी महीनों से दोगुना पैसा कमाता है। कितना कमाता है? डबल पैसा कमाता है। बड़ा ध्यान से देखने की आवश्यकता है। बोल रहा है कि व्हाट पार्ट ऑफ हिज इंटायर एनुअल अर्निंग वाज अर्न इन द मार्च। पूरे के पूरे साल में जितना भी पैसा है उसका कितना हिस्सा वो सिर्फ मार्च में कमा लेता है। कितना हिस्सा वो सिर्फ मार्च में कमा लेता है। बाबू ध्यान देना, यहाँ पे क्या होगा कि टोटल वो कमा लेता है, मान लो कि 1 से लेके 12 तक होता है। अब हम मार्च के सिर्फ देख लें, मार्च के महीना की कमाई देख लें, तो मान लो कि क्या कमा रहा है वो, हर मंथ 1 रुपया कमा रहा है अगर, तो मार्च के महीना में वो 2x रुपया कमाएगा। बाकी 11 महीना जो बच गया है वो कितना कमाएगा? 11x कमाएगा। मार्च के महीना में 2x रुपया कमाएगा और बाकी 11 महीना जो बच गया है उसमें 11x रुपया कमाएगा, क्योंकि हर महीना हमने बोला नॉर्मली वो x रुपया कमा रहा है, लेकिन मार्च के महीने में डबल कमा ले रहा है, ठीक है। तो हमारा टोटल रुपया कितना हो गया बाबू? तो 13x हो गया। अब यही बात बोल रहा है क्या कि मार्च के महीना का कितना हिस्सा हुआ? तो मार्च के महीना में वो 2x कमा रहा है और टोटल हमारे पास 13x है। x से x कैंसिल हो जाएगा, 2/13 हमारा आंसर आएगा। कोई इसमें ज्यादा लोचा करने की जरूरत नहीं है। और अगर इस तरीका से देखें, हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट ऑप्शन है। 2/13 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। आप खुद अनुभव कीजिए ना कि अगर आप मार्च के महीना में डबल पैसे कमा लिए, बाकी और महीना में आप नॉर्मल जो कमाते हैं 1 रुपया मान लीजिए कमाते हैं, तो 1 रुपया कमाते हैं, तो 11 महीने में आप 11x रुपया कमाइएगा। लेकिन मार्च के महीने में डबल कमाए हैं, x का डबल कमाए हैं 2x, तो 13x टोटल कमाई हो गई। और बोला मार्च के महीना कितना हिस्सा हुआ? तो 2/13, सीधे कहानी खत्म। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज। ट्रायंगुलर फील्ड, आजा आजा ना 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 ना, ये हमारा है पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड। तो मान लेते हैं कि ये ट्रायंगुलर फील्ड है, इसको मान लो ना ABC मान लो, ठीक है। इसकी पेरीमीटर दी हुई है, तो पेरीमीटर दी हुई है तो मतलब क्या? ABC मान के चलते हैं। तो पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ कि कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर होता है ना, उसके बाउंड्री लेंथ के सम को हम लोग बोलते हैं क्या? बाउंड्री लेंथ के सम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं। A + B + C, ये मेरा पेरीमीटर हो गया। और ये कितना दिया हुआ है? 6p² - 4p + 9 दिया हुआ है ना। 6p², ए भैया मीट खाए जा रहे हो, एंड 2 of its साइड आर, और 2 साइड भी दिया हुआ है।
देख लो दोनों साइड दिया हुआ, तो मान लो कि ए साइड कितना दिया है, हम बिना उतना ज्यादा बनावटी बातें किए हुए काम कर रहे हैं। यहाँ पे ए डायरेक्ट लिख रहे हैं, बिना मतलब हम ए बी इधर नहीं लिख रहे हैं। देखो ए की जगह पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1, पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1, ये ए हो गया। और बी कितना दिया है, बी कितना दिया है, तो बी दिया है 3p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 3, ये दे दिया। अब हमें क्या चाहिए, तीसरा, बोल रहा है थर्ड साइड क्या होगा, फील्ड का थर्ड साइड क्या होगा, फील्ड का थर्ड साइड निकालिए। तो यहाँ पे 6p स्क्वायर, अच्छा ये हो रहा है अपने आप आ जाएगा, टेंशन नहीं लो। 6p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 9 आ जाओ। तो c चाहिए हमें, यहाँ पे क्या 6p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 9, और इधर क्या है p स्क्वायर और 3p स्क्वायर, 4p स्क्वायर 4p स्क्वायर घटा दिए 4p स्क्वायर, फिर क्या है माइनस 4p है या माइनस 2p है, माइनस 5p, माइनस 7p जब इधर आएगा तो प्लस का 7p हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या 1 है, यहाँ 3 है, 4, तो 1 और 3 4 हो गया, वो भी प्लस का 4 है, तो इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब चलो c इज इक्वल टू 6p स्क्वायर में से 4p स्क्वायर गया 2p स्क्वायर, माइनस 4p और प्लस 7p 3p हो जाएगा, माइनस 4 और 9 प्लस 5 हो गया। फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया, c इज इक्वल टू 2p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5, ये हमारा आंसर आ गया। तो कहाँ भाई, निकलो बाहर जल्दी, 2p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5, फिर से हमारा बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है, आसान आसान सवाल है। ठीक है, और आगे बढ़ा जाए, फटाफट करते हैं हम लोग। अचीवर सेक्शंस आ गया। ये अचीवर सेक्शंस जो होता है ना, ये 3 मार्क्स के आता है, और एक्चुअल पेपर में ना 5 क्वेश्चन रहता है, एक्चुअल पेपर में 5 क्वेश्चन इसका रहता है। ठीक है, जैसे शुरू में ही मैंने दिखा दिया था कि कितना क्वेश्चन होता है। अचीवर सेक्शन का 5 क्वेश्चन होगा, और भी 3-3 मार्क्स का होगा, तो 15 मार्क्स का तो ये अकेले अचीवर सेक्शन का रहता है। ठीक है, यहाँ बोल रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब ये देखो क्वेश्चन, ए नंबर एंडिंग इन p नंबर ऑफ 0 इन नेबर परफेक्ट स्क्वायर, ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से सवाल दिया हुआ है। जो स्क्वायर एंड स्क्वायर में स्क्वायर का जो प्रॉपर्टी होता है, परफेक्ट स्क्वायर के बेसिस पे जो प्रॉपर्टी होता है वही दिया है यहाँ का। ए नंबर एंडिंग इन p नंबर ऑफ जीरोस इज नेवर परफेक्ट स्क्वायर, p के जगह हम यहाँ रखेंगे क्या, ऑड नंबर ऑफ 0 जब भी होता है ना, ऑड नंबर ऑफ 0 तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे 1 0 1 0 1 2 3 4 5, ये ऑड नंबर ऑफ 0 आ रहा है, तो कभी भी ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 4 0 0 ले लिए, 3 0, ये कभी भी नहीं आएगा, हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो हमारा p के जगह क्या रहेगा, ऑड रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड बार, द स्क्वायर ऑफ एन क्यू नेचुरल नंबर कैन ऑलवेज बी रिटेन एज द सम ऑफ द 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अब देख लो बोल क्या रहा है कि 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर के सम के रूप में हम लिख पाए कोई ऐसा नंबर। ठीक है, बोल रहा है द स्क्वायर ऑफ एन क्यू, कोई क्यू एक नंबर है, क्यू एक नेचुरल नंबर है, क्यू अब क्या है, ऑड है कि इवन है, उसको अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 2 ठो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आएगा, लगातार पॉजिटिव इंटीजर आएगा, उसके सम के रूप में लिख पाए। मतलब ध्यान से देखो, यहाँ क्यू के जगह क्या होगा, ऑड नेचुरल नंबर का स्क्वायर करना होगा। क्यू के जगह क्या होगा, ऑड। अब ऑड नेचुरल नंबर जैसे मान लो 5 का स्क्वायर अगर तुम कर रहे हो तो ये आ जाएगा 25, और 25 को तुम लिखना चाहो तो क्या लिखा जाएगा बाबू, 12 और 13 12 और 13 कंसेक्यूटिव नंबर हो गया लगातार, और इन दोनों का सम है। फिर अगर हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो देखो ये 49 आएगा, और हम इसको देखो 24 के बाद आता है 25, लगातार नंबर आया कि नहीं आया, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं है, और इन दोनों का सम ही हमारा आ रहा है, इन दोनों का। तो ऑड नंबर का स्क्वायर जब करते हो ना, ऑड नंबर का जब आप स्क्वायर करोगे ना बाबू, तो वो जो आएगा ना वो 2 लगातार
पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स का सम होता है। 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का सम होगा हमारे ऑड नंबर का स्क्वायर। ठीक है, और एक छोटा सा ले लेते हैं, यहाँ 3 का स्क्वायर जैसे देख लो 9। देखो अब ये 9 किससे बना है, 4 से और 5 से। ये दो लगातार पॉजिटिव नेचुरल नंबर है ना, दो लगातार, चूंकि नेचुरल नंबर पॉजिटिव ही होता है तो दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर है। अब पॉजिटिव इंटीजर बोल दो चाहे नेचुरल नंबर बोल दो, दोनों एक ही बात हुई। तो ऑड नंबर का स्क्वायर जो होगा ना, तुम दो पॉजिटिव नेचुरल नंबर के सम में उसको लिख पाओगे। ठीक है, नेचुरल नंबर फिर बोल दिए भैया, फिर बोल दिए। ठीक है, तुम क्या लिख पाओगे, ऑड नंबर का स्क्वायर किसके फॉर्मेट में लिख पाओगे, तो दो नेचुरल नंबर के सम, वो भी दोनों नेचुरल नंबर लगातार होगा, दोनों लगातार नेचुरल नंबर के सम के रूप में लिख पाओगे। एग्जांपल से समझ गए हो। तो क्यू हमारा ऑड होगा। ओके, लास्ट तीसरा, द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर। ये तो फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला है, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर है ना, और ये हमारा 7 स्क्वायर प्लस अप टू यहाँ कहाँ तक, तो n तक अगर हम लेते हैं तो ये हमारा n स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है, n स्क्वायर हो जाता है। क्या ये सही है, सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल? नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, नो 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 नो, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 डॉट 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 अप टू n तक हम जाते हैं तो ये हमारा होगा, ये हमारा होगा n स्क्वायर। क्या होगा, ये n स्क्वायर। तो सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर बराबर n स्क्वायर होता है ना। फर्स्ट n तो ऑड नेचुरल नंबर का सम लिखते हो तो n स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा r की जगह क्या रखेंगे, n स्क्वायर, q की जगह क्या रखेंगे तो ऑड नंबर का ही होगा, p की जगह भी क्या रखेंगे तो ऑड ही रखेंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन है, देखो यहाँ ये स्क्वायर हो जाएगा। लास्ट चौथा नंबर जो क्वेश्चन है बोला 3 × 3 × 7 का स्क्वायर, ये मेरा आता है 3969। तो अंडर रूट में 3969 बराबर क्या होगा, एस बोला है। तो बाबू इसको तुम क्या करो, इधर भी स्क्वायर रूट कर दो और इधर भी स्क्वायर रूट कर दो, तो बाहर निकल के जो आएगा 3 × 3 × 7 आ जाएगा। 7 3 का 21, 21 यहाँ 63 है ना, 3 3 9, 9 7 63। तो एस का वैल्यू क्या आने वाला है यहाँ पे 63। तो अब ऑप्शन में ढूंढ लो कि पहला ऑड होगा, दूसरा भी ऑड होगा, तीसरा n स्क्वायर होगा। यहाँ n स्क्वायर है, ये एक्चुअली में ये n स्क्वायर है और ये 63। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी जो होगा ना करेक्ट ऑप्शन होगा, बाकी कोई भी ऑप्शन में नहीं आएगा। ऑड एवन, ऑड एवन तो आएगा ही नहीं, एवन ये भी नहीं आएगा, एवन एवन ये आएगा नहीं, ऑड ऑड n स्क्वायर 63। तो इस तरीका से हम लोग क्या किए, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया और देख लिया कि कितना मतलब प्रॉपर्टी तुम लोग पढ़े होंगे क्लास 8 में। स्क्वायर स्क्वायर जब पढ़े होंगे ना भाई, तो आप लोग पढ़े होंगे कि भाई ये स्क्वायर स्क्वायर का में परफेक्ट स्क्वायर का क्या प्रॉपर्टी होता है, ये सब पढ़े होंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्टेड, और जब क्वेश्चन आता है ना सामने और क्वेश्चन आता है और हम बना जाते हैं ना, तो अपार खुशी मिलती है, मजा आता है। और ऐसा उसी को होता है जो पढ़ता है। ठीक है, और ये रहा हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन नंबर 10 है इस सैंपल पेपर का आखिरी क्वेश्चन। और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं कौन करता है ना, करके क्वेश्चन नंबर 10 को तुम हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ओके चलो हम कर देते हैं। ओके एक बार देख लो यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बोलो हम करें या तुम करोगे। आई होप कि ये होमवर्क में देना चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमने करवाया, तुम इस क्वेश्चन को होमवर्क में करोगे। ठीक है, और हमको बताओगे कि क्या आंसर होगा इसको कमेंट बॉक्स में। हर वो पढ़ने वाला बच्चा कमेंट करे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो यहाँ पे ये सेंटीमीटर क्यूब है, बस इतना बता देना चाहते हैं, ये हमारा होमवर्क में गया। ठीक है, और इसको करके बताना है। नेक्स्ट जब हम लेके आएंगे है ना क्लास 9 का सैंपल पेपर ओलंपियाड का, तो उसमें भी मैं बताऊंगा कि भाई किस तरीका से उसको टैकल करना है, किस टाइप का क्वेश्चन होता है। तो ये अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो भाई अपने दोस्तों तक शेयर करो। ठीक है, और क्या करो अभी से ही लग जाओ तैयारी में, फिर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे बच्चा, थैंक यू।